अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या मुल्क में मुद्दत से चंद महीने पहले के इंतखाबात यानी अर्ली इलेक्शन तमाम सियासी हलकों की अब जिद बन गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने इस मुतालिबे को लेकर वो सब कुछ किया, मतलब शहर शहर जलसे किए, वज़ीराबाद में गोलियां खाई और सबसे बड़ी बात कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दिए। उसके बाद फिर 2 सूबों में, पंजाब में KPK में असम्बलियाँ तोड़कर हुकूमत से बाहर निकले। अब सियासी माहिरीन का ये मानना है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्से में इलेक्शन होने जा रहा है और यह आम इंतखाबात यानी अर्ली इलेक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 13 जमातों की हुकूमत यानी PDM अब इन अर्ली इलेक्शंस को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार किए बैठी है। वो कप्तान की हर डिलीवरी को वेल लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से पहले भी PDM ने कोशिश की, लेकिन असम्बली तोड़ने से टूटने से वो नहीं रोक सके। अब कौमी असम्बली सियासी चालों का मैदान बन गई है, जहाँ इमरान खान 125 इस्तीफ़े दे चुके हैं, जिन्हें पहले तो मंजूर ही नहीं किया जा रहा था। फिर स्पीकर कौमी असम्बली जिन्होंने इस्तीफ़े मंजूर करना थे, उनका पहले ये मानना था कि पहले तो तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े हैंड रिटन नहीं है। दूसरा, फिर ये मौक़िफ़ अपनाते थे कि कुछ लोग खुफिया उनसे राब्ते कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए। इसलिए स्पीकर साहब चाहते थे कि हर फर्द जो है वो बखुद मिलने उनको आए, उसके बाद उनके इस्तीफ़े मंजूर होंगे। क्या कहते थे राजा साहब, देखिए। इस्तीफों के बारे में पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर को सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफ़ा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक कर को आना होता है, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस और मेंबर ऑफ द हाउस का जो आपस का एक रिश्ता है, जो वो उसी सूरत में आए कि जब वो कॉन्फिडेंस से खुलकर उनसे बात कर सकें। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की धमकी मिली तो इस हुकूमत ने फौरी पहले 35 वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए जिन्हें TV पर इस्तीफ़ों का कहते सुना, और आज फिर वैसे ही 35 इस्तीफ़े मज़ीद कबूल कर लिए गए। फवाद चौधरी ने सियासी बहरान को बंद कमरों में होने वाले फैसलों से जोड़ा है। क्या कहते हैं फवाद चौधरी, ये भी देखिए। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। आपने अगर आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे। नाज़रीन, वक्त कम है और PDM की जमातों के पास अर्ली इलेक्शन में उतरने के लिए कोई वाज़ेह बयानिया तो मौजूद नहीं है, जबकि इमरान खान अपने रजीम चेंज के बयानिए के अलावा डूबती मईशत और होशरुबा महंगाई है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो बयानिया बना भी रहे हैं, मकबूल भी हैं। तो जाहिर है ऐसे में PDM को मुनासिब वक्त तो चाहिए। अब PDM ये चाहती है कि ना असम्बली में वज़ीर आज़म की कुर्सी जाए और ना ही अर्ली इलेक्शन के लिए असम्बली को तोड़ा जाए। अब इसके लिए इत्तलात हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक फार्मूले पर अमल किया जाए। PDM की एक मीटिंग में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक तजवीज़ पेश की है कि इमरान खान को कौमी असम्बली की खाली सीटों पर इलेक्शन में जाने दिया जाए और इन सीटों पर अपने मेंबर्स को खड़ा ना किया जाए। इमरान खान खुद ही इलेक्शन कैंपेन करें, खुद जोर लगाकर जीत जाएं, वही सीटें जो उन्होंने छोड़ी थी वो उन्हें वापस मिल जाएंगी। PDM सियासी दर्जा हरारत को नीचे रखे और इस तरह उन्हें खासा वक्त मिल जाएगा और इस तरह असम्बली अपनी मुद्दत पूरी भी कर लेगी। ख्वाजा साद रफ़ीक के इस फार्मूले को सबने मान भी लिया है और एक मीडिया टॉक में तो वज़ीर दाखिला ने इस फार्मूले या हिकमत अमली की तस्दीक भी कर दी है। क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह, देखिए। ज़्यादा इम्कान है कि PDM जो है इस इलेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि 2 महीने के इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आगे जनरल इलेक्शन जो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होगा उसकी तैयारी करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के 2 सूबों और कौमी असम्बली की 70 से ज़ायद नशिस्तों पर इलेक्शन से मुल्क एक तरह से ज़ाहिर इलेक्शन मोड में लग रहा है जाता हुआ, लेकिन इलेक्शन कब होंगे अभी गवर्नर्स की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। क्या हुकूमत 2 सूबों में 90 दिन में इलेक्शन कराएगी या किसी बहाने से खींच कर उनको जनरल इलेक्शन पे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि सूबों में निगरान सेटअप के लिए भी मुफाहमत पर डेडलॉक नज़र आ रहा है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला लगाने के लिए तहरीक इंसाफ और PDM की पार्लिमानी पार्टी भी मुकर्ररा वक्त में किसी एक नाम पर अग्री नहीं कर सके हैं। अब निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर की जो बॉल है ये इलेक्शन कमीशन के
कोर्ट में है, क्या इलेक्शन कमीशन का दिया गया नाम ये हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए क्या ये काबिल कबूल होगा? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के वज़ीर आला को हम चलने नहीं देंगे और इसके ख़िलाफ़ अदालत भी जाएंगे। अब क्या पंजाब में निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला भी अदालत की मदद से होगा? दूसरी तरफ हुकूमत तो फ़िलहाल इलेक्शन के मूड में हमें नहीं लग रही है, लेकिन इमरान खान का ये मानना है कि इनके पास अभी भी बहुत से कार्ड्स बाकी हैं। जब मैं ये पत्ते खेलूंगा तो पीडीएम के होश उड़ जाएंगे। उधर लंदन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत हो रही है कि वतन वापस कब जाना बेहतर रहेगा और अगले इलेक्शन में किस सियासी बयानी के साथ उतरा जाए। मरीम नवाज की वतन वापसी की तैयारी हो रही है ताकि इमरान खान को टफ टाइम दें, पंजाब में KPK में जाके वो इलेक्शन कैंपेन करें। अब देखना यह है कि इमरान खान कैसे अपने अर्ली इलेक्शन के मुतालिबे को हुकूमत से मनवाते हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली साहब, पहले तो आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए, आपकी जो लोग थे पार्टी के वो इमरान खान को कहते भी रहे, बहुत से इस फैसले से लोग खुश नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने दिए इस्तीफ़े। अब जब स्पीकर ने मंजूर करना शुरू कर दिए हैं इस्तीफ़े, तो अब आप लोग दोबारा असेंबली में जाने की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही कि दूर अंदेशी नहीं है तहरीक इंसाफ के फैसलों में, या टाइम के मुताबिक कहते हैं ना फैसला वही होता है, सही फैसला वही होता है जो सही वक्त पर कर लिया जाए। वक्त गुजरने के बाद आप लोग फैसला करते हैं तो वो क्या वो फिर वो मज़ा नहीं देता। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करता हूँ, मैंने वीडियो पे ज्वाइन करना था लेकिन फंक्शन में देखिए 3-4 बातें बड़ी अहम है इस वक्त। नंबर 1 तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की थी दोनों असेंबली को तोड़ने की, तो आम जो सियासी जो कारकुन हैं, जो और जमातों के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो इस बात पे किसी भी तरीके से पावर हासिल करे, और पावर हासिल करने के बाद एक बड़े मकसद के लिए उसको छोड़ देना, असेंबली को तोड़ देना, ये अब जरदारी साहब और मियां साहब की सियासत है, उनको उसकी समझ नहीं है। वो एक जब बात इमरान खान साहब ने की कि हम अपनी असेंबलियां तोड़ेंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया, तो ये बात अमल पजीर नहीं होगी। और आपने देखा कि उन्होंने अपना जो कमिटमेंट थी और अपने वर्कर से और अपने वोटर सपोर्ट रिफॉर्म को पूरी की बड़े मकसद की जनरल इलेक्शन के फॉलो। जहाँ तक असेंबली जाने का ताल्लुक है, ये बिजनेस एज यूजुअल के लिए जाने का उन्होंने नहीं कहा था। ये कहा था कि अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जाती है तो केयर टेकर सेटअप के लिए हमें असेंबली जाना पड़ेगा, अपोजिशन लीडर का इंतखाब हो गया या और लेजिस्लेशन। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने जैसे ही दिया तो नहीं, तो जब असेंबली में वापस जाना तो फिर रेजिग्नेशंस क्यों अली साहब? ठीक है, रेजिग्नेशन तो हमने पहले दी थी, और असेंबली जाना इसलिए नहीं है कि हम 7-8 महीने असेंबली में बैठ के फाइन लें। असेंबली जाना इसलिए था कि अगर अब तो खैर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगी, वो बात थी, अब उस तरह से नहीं है। वो इसलिए था जिस तरह मैंने अर्ज किया कि केयर टेकर सेटअप के लिए हमें जाना पड़ता, क्योंकि अपोजिशन लीडर जैसे राजा रियाज साहब है, जो कि जाहिर है जनरल अपोजिशन लीडर तो नहीं है, तो अगला जो इलेक्शन है इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कुछ बुनियादी फैसले ले लेते। लेकिन स्पीकर साहब की उजरत ने मेरे ख्याल में एक सियासी तौर पर मसाइल के हल का एक दरवाजा मेरे ख्याल में बंद किया। नहीं, तो ये हुकूमत तो ये चाह रही है, ख्वाजा साद रफीक तो ये उन्होंने अपनी हुकूमत को तजवीज़ दी है कि इस इलेक्शन में अपने मेंबर्स को खड़ा ही ना होने दिया जाए, आप लोग खुद ही लड़ें, खुद ही कैंपेन करें, कोई आपके मुकाबले में नहीं आएगा, लड़ें और लड़के आ जाएं। तो देखिए फिर इसमें पॉइंट ये कि हमने तो इसलिए दिए कि जनरल इलेक्शन की तरफ माहौल बने, उससे पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा। तो यही तो बात है ना, ये तो फिर भी नहीं होगा ना, वो इसीलिए तो अपने उस पर खड़ा नहीं कर रहे हैं सीट्स पर अपने मेंबर्स को कि आप लोग खुद ही लड़ें, लड़के वापस आ जाएं, असेंबली चलती रहेगी। वो तो असेंबली डिसॉल्व फिर भी नहीं करेंगे अली साहब। देखिए वो तो एक ऐसा इशू है कि वो तो वक्त साबित करेगा कि क्या असेंबली को डिसॉल्व करते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो आईन के मुताबिक 3 महीने के अंदर आपका इलेक्शन हो जाना है, और वो 5 साल के लिए बनेगा। तो वो तो एक चीज उनके हाथ से जारी है, और जाहिर है पख्तूनख्वा और पंजाब में जब तहरीक इंसाफ की 2-2.5 से एक्सपीरियंस बनेगी तो मरकज में भी फिर हमारा एक अच्छा चांस है। और सिंध में इस बार एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इमरान खान साहब को खुद जाने की और खुद लीड करने की, और वहाँ सिंध में जो एक माफिया राज है उसको तोड़ने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, एक तो ये तहरीक इंसाफ वालों की समझ में नहीं आ रही है, पहले ये इस्तीफ़े देना चाहते थे, फिर जब इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हुए तो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले, आपको पता है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रैंड सेटअप को तश्कील देने के लिए चाहते हैं कि हमारा भी इनपुट हो। अब जब स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिया तो अब उन पर तनकीद करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ आप स्पीकर साहब का भी रवैया देखें, जो चंद रोज़ पहले तक ये कहते थे कि जब तक हर कोई इंडिविजुअली आकर इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं करेगा मैं इस्तीफ़े मंजूर नहीं करूँगा, और अब 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने देखे आप 70 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। ये दोनों तरफ से हो क्या रहा है? मजाक हो रहा है, इसको यही कह सकते हैं, एक सियासी मजाक हो रहा है। और ये हमारे सियासतदानों की गैर संजीदगी। आप मुल्क के हालात देखें, मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, जो इस वक्त एक अदम इस्तेकाम है उसकी सूरत हाल देखें। एक तरफ कराची में जो कारोबारी शख्सियात हैं वो तकरीबन फट पड़ी गवर्नर स्टेट बैंक के पास, एक सूरत हाल इतनी गंभीर हो रही है। और दूसरी तरफ जो है वो रवैये देखें, एक तरफ स्पीकर का रवैया देखें कि या तो वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे या बग़ैर कुछ किसी से मिले हुए उन्होंने सब जो है इस्तीफ़े कबूल करने की एक लाइन लगा दी है। हाँ। तो ओवरऑल गैर संजीदगी है। दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान असम्बली में वापस जाना चाहते हैं और ये 70-80 के करीब इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं और इन पर अब बाई इलेक्शन होगा, तो आप 80-81 नशिस्तों पे PTI के लोगों को लड़ाएं बजाय इसके कि आप खुद लड़ें और फिर वापस चले जाएं कौमी असम्बली में, और फिर तो बड़े आराम से जा सकते हैं आप। फिर तो आप क्योंकि नए मेंबर तो इनकी कोई दूर अंदेशी तो नहीं है, इनको नहीं पता था कि कल को जब ये इस्तीफे देंगे निगरान सेटअप ज़ाहिर है बनना है, अगर ये हुकूमत असम्बली तहलील नहीं करती है तो ये इस्तीफे इन्होंने फिर दिए क्यों? फिर तो इस्तीफे देने नहीं चाहिए थे अगर आपने असम्बली में वापस आना था। बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे, ये बहुत बड़ी गलती हुई है इनकी। अब ये एडमिट करें इसको नहीं करें, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, आप बहुत से जो है सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते थे। आप इस वक्त PDM की गवर्नमेंट को और ज़्यादा मुसीबत में डाल सकते थे। बाहर तो एहतजाज से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन एक डबल एहतजाज होता ना, एक कौमी असम्बली के अंदर होता और बाहर होता है एहतजाज। हाँ। कौमी असम्बली के अंदर आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़रिए आप पिछली गवर्नमेंट की जो चीज़ों को एक्सपोज कर रहे होते, आपके पास आप एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनके पास वक्ता डाल सकते थे। फिर जिस तरह बीच में नाराज़गी हुई, MQM की भी नाराज़गी थी, BNP मैंगल की भी थी, इनको अप्रोच कर सकते। तो वो 10 महीने तो इन्होंने ज़ाया किए। वो मेरा ख्याल है बिल्कुल सेन डिसीजन नहीं था। इनके बहुत से लीडर्स कह रहे थे इमरान खान साहब से कि आप ये फैसला ना करें। हाँ। इस फैसले का हमें नुकसान होगा। तो उसकी तो टोटल जिम्मेदारी खुद इमरान खान पे है कि उन्होंने गलती की। लेकिन आज जो सूरत हाल है उसमें दूसरी तरफ ऐसे स्पीकर कौमी असम्बली कितना इंतज़ार करें आप किसी की तस्दीक या उस पर तरदीद करने का। आप ज़्यादा आदमी 2 दिन इंतज़ार करता है, 3 दिन इंतज़ार करता है, उसके बाद आप इस्तीफ़े कबूल कर लें। जिसे आपको अप्रोच करना होगा कि मेरे इस्तीफ़े कबूल नहीं करो, वो कर लेगा आपको। मतलब कि दोनों तरफ से अपने अपने पत्ते शो किए जा रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ते, हम इलेक्शन, अगर हुकूमत तो यही कह रही है कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये खुद खड़े होते हैं बिला मुकाबला, अगर मुंतखब होके आते हैं वापस आ जाए, ज़ाहिर उन्हें असम्बली चलाने का मौका मिल जाएगा ना, वो तो अर्ली इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ये नहीं है शादिया, सारा मसला ये है कि एक गैर संजीदा माहौल पैदा किया जा रहा है, एक गैर संजीदा रवैया है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सारे लोग जो कोई मीसाक़ मईशत की बात करते हैं, आप हुकूमत के ऑप्टिक्स देखें ना, एक ऐसे मौके पे जब आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें कड़वी गोली पीनी पड़ेगी, दूसरी तरफ आप अपने काबीना की तादाद बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। आप लोगों को ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं? 77 के करीब आपकी पूरी काबीना हो गई है। यानी हमें अफसोस है इस चीज़ का कि इन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। ऑप्टिक्स तो ये होते कि आप 12 रुकनी काबीना बनाते, आप 12-13 रुकनी काबीना बनाते,
और आप ये मैसेज देते लोगों से कि हमने देखें उनकी काबीना इतनी थी, हमने इतनी वो कर दी, और इसकी वजह ये है कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ भी जा रहे हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं होती। आप कम से कम गैर मुल्की दौरे करते, आप देखें तो गैर मुल्की दौरों की तादाद तो देखें आप। तो आप ऑप्टिक्स क्या दे रहे हैं? ऑप्टिक्स ये दे रहे हैं कि लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई देखें, अभी जब IMF का प्रोग्राम आप लेने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो मजबूरी है आपकी, तो कम से कम अपने ऊपर तो कुछ पाबंदियां लगाएं। बिल्कुल सही। लोगों को ही क्यों मशवरा दे रहे हैं? लोग तो अब इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वो कितनी मतलब सूरत हाल जाहिर है, एक मजबूरी भी है कि आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। सही। साद रफीक का जो फॉर्मूला चल रहा है कि आप इलेक्शंस ना लड़ें, क्या ये दुरुस्त फैसला है? कौन सा? साद रफीक ने जो मशवरा दिया है कि जो जिन सीटों से इस्तीफे मंजूर किए, हमें इलेक्शंस में, हमें नहीं जाना चाहिए, इलेक्शंस में हमें नहीं खड़े होना चाहिए। वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिया है, आप इलेक्शन में खड़े हों ना खड़े हों वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसका एक दूसरा वो भी तो है ना, आप इलेक्शन इन सारी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ें और PTI को हराएं। हाँ, आप हराएं PTI को, तब इतने पैसे कहाँ से आ जाएंगे? रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, फजूल के पैसे लग रहे हैं। इलेक्शन क्या कोई हजारों में तो नहीं हो जाते ना मजहर अब्बास साहब? इस चीज़ का इनको ख्याल क्यों नहीं है? यही हमारा, देखिए ना, यही एक हमारा डायलेमा है। मैंने वही कहा ना कि गैर संजीदा रवैये हैं, यानी आपको ये एहसास ही नहीं है कि, और दोनों तरफ की बात है कि ये एहसास ही नहीं है कि आपने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, दुनिया मजाक उड़ा रही है आपका। आप देखें ना कि कभी आपने सऊदी अरब से ये जुमले सुने थे कि भाई अपने आप को तो बेहतर करें, आप हमसे पैसे ही लेते रहते हैं। यानी इससे ये बात तो तय थी कि भाई जब तक IMF आपको पैसे नहीं देगा, तब तक कोई दूसरा मुल्क आपको मुंह लगाएगा ही नहीं। और वही बात हो रही है ना, जब तक IMF के साथ आपके मामलात सीधे नहीं होंगे, कोई मुल्क आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शादिया, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग जुमला हो नहीं सकता। और वज़ीर आज़म जो है वो तकरीरों में ये बात करते हैं कि देखें जी, अब तो हमारे पास इसके सिवा चारा नहीं था। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, देखें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी है। ये इससे तो बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। इससे तो बेहतर है कि आप नए इंतखाबात की तरफ जाते। इस ह्यूमिलिएशन आपको पहले 3 महीने में भी अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये मामला चलने का नहीं है। बिल्कुल। तो अगर उस वक्त फैसला कर लेते तो वो बहुत साहिब फैसला होता कि आपने हटा दिया अपने एक मुखालिफ को, वजीर आजम को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, उसके फौरन बाद लोगों के पास इलेक्शन में चले जाते, लेते 5 साल का, और उस वक्त ये बहुत बेहतर पोजीशन में थे। अगर विद इन अ मंथ ये नए इंतखाबात की तरफ चले जाते तो लोग अब जो केसेस खत्म करवाए हैं, ये 1 महीने में केसेस कैसे खत्म होते? जो नाब में शादिया, ये केसेस नहीं खत्म होते हैं, ये केसेस दोबारा वो हो जाते हैं, रीओपन हो जाते हैं। NRO के जो केसेस खत्म हुए थे दोबारा रीओपन हो गए। ये चीजें खत्म नहीं होती। हाँ, आप मैसेज क्या देते? आप फौरी तौर पे अगर इलेक्शन कराते तो इमरान खान उस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में थे। सही। उस वक्त अगर आप नए इंतखाबात करा के फिर आप 5 साल के लिए आते, 5 साल में आप अपने केसेस खत्म करवा देते। किसने पूछना था? बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में कि ये इन्होंने PDM जो है ये क्लेम करते थे कि हम रियासत बचाने आए हैं और हम अपनी सियासत को कुर्बान कर दें। देखे ना मजहर अब्बास साहब, इनके पास नए इलेक्शन में सेल करने के लिए है क्या? अब जो खबरें चल रही हैं या जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन सफदर तनकीद कर रहे हैं जनरल बाजवा पर, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून जनरल फैज़ को लेकर, जनरल बाजवा को लेकर, उनकी कारकर्दगी, उनके दौरे, उनके जो 4 साल का दौर था, उसको लेकर ये एक बयानिया बनाने जा रहे हैं कि जो कुछ हुआ, जिसने हमें निकाला, ये जिम्मेदार है हमारे दौर में। ये बयानिया उस वक्त तो चलता जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। हाँ। और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जाहिर है उसके पीछे जनरल बाजवा नजर आते हैं, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नजर आती है, उसके पीछे ये सारे, तो उस वक्त हिम्मत करते ना फिर ये बात करने की। तो अगर आप आज बात करेंगे तो ये बात बाय नहीं की जाएगी। उसकी वजह ये है कि इमरान खान तो ऑलरेडी जनरल बाजवा के खिलाफ इतना बोल चुके हैं, तो आप बोल लेंगे।
आप इलेक्शन में जाएंगे तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ काम किया था या किसी, लोग कहेंगे रोटी 30 रुपए की कैसे हो गई। बिल्कुल, मैं वाकई हैरान है कि सादी रोटी 25 से 30 रुपए की मिल रही है। एक गरीब आदमी ने खाना क्या, चले इमरान खान के पास तो बेचने के लिए इंतखाबात में बहुत कुछ है, पीपल्स पार्टी क्या बेचेगी, नून लीग क्या बेचेगी, ये पूरी पीडीएम के पास बेचने के लिए क्या होएगा नए इलेक्शंस में? शायद इसीलिए इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते मजहर साहब। देखिए, इलेक्शन से बच तो नहीं सकते आप अभी नहीं जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे, आप थोड़ा सा और डिले कर लें बड़े इलेक्शन, ये बच तो नहीं पाएंगे इलेक्शन से। तो ये सूरत हाल इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ये, लेकिन अब भी कुछ नहीं किया। बेहतर है कि इलेक्शंस पे चले जाएं, जो अगली गवर्नमेंट आए वो IMF से डील करे। IMF से तो आपने डील करना ही है, अगली गवर्नमेंट को आने दें। 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आएगी उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, IMF भी उसको ज़्यादा सीरियसली लेगा, दुनिया भी उसको ज़्यादा सीरियसली लेगी। एक ऐसी गवर्नमेंट को दुनिया कैसे सीरियसली ले जिसका मुस्तकबिल नहीं पता। बिल्कुल सही। एक ऐसी गवर्नमेंट को दुनिया कैसे सीरियस ले जिन्हें पता है कि अब अगले 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, जिनको ये अंदाज़ा है दुनिया को कि भाई जो सर्वेज आ रहे हैं पाकिस्तान में उसमें इमरान खान को एज हासिल है। तो अगर हम इस गवर्नमेंट से डील करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल इमरान खान की गवर्नमेंट आके इसको रीनेगोशिएट कर ले। बिल्कुल सही। इसलिए बेहतर ये है कि जो गलतियां हो गई वो हो गई। इस वक्त सबसे बेहतर ये है कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, लोगों को फिर मैसेज दें। उसमें जाहिर है आपने प्राइस तो कुछ पे करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी कराची में सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए, उसमें PTI की परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं रही उसमें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस आप देंगे। ठीक है, जो भी चैलेंजेस होंगे वो होंगे जो आपने दी है, लेकिन अगर आप आज से 6 महीने बाद जाएंगे तो लोग तो ऑलरेडी लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर हो चुकी होंगी, तो आप उनकी पहुंच से करीब हो जाएंगे, चीज़ें उनकी पहुंच से दूर होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद भी नताइज में रद्दोबदल और रीकाउंटिंग जारी है। धांधली का शोर है। इस बदलते नंबर गेम की वजह से अब कराची का मेयर कौन बनेगा ये फैसला अभी तक नहीं हो सका है। कराची में अपना मेयर लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे के सामने हैं। सिंध हुकूमत की यकीन दहानियाँ भी जमात इस्लामी को मुतमईन नहीं कर पा रही हैं। जमात इस्लामी का ये इल्ज़ाम है कि बल्दियाती इंतखाबात में नताइज को बदला गया है, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई है, मगर जमात इस्लामी अपना हक़ ले कर रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जाला मेयर लाने के मिशन पर है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स में से कि 235 नशस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 नशस्तों में कामयाब होकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 86 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को देखें तो पता चलता है कि कोई सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि तनहा अपना मेयर ले आए। कराची में मेयर लाने के लिए सियासी इत्तेहाद ज़ाहिर करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस सूरत के तहत जमात इस्लामी से क्या उनको यकीन दहानियाँ करवा कर इत्तेहाद उनके साथ करती है, और तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए जमात इस्लामी को क्या सपोर्ट करती है। ऐसे में इंतखाबात की शफाफियत पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। MQM जो है ये पहले ही हल्का बंदियों के इशू को लेकर इलेक्शन का बाइकआउट कर चुके हैं। इंतखाबी अमल से बिल्कुल अलग किया इन्होंने। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने पर MQM और वफाकी हुकूमत में नाराज़गियाँ भी हुई, फासले भी बढ़ रहे हैं, और ये जो फासले हैं ये शहबाज शरीफ हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के चैलेंज पर भारी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हुकूमत के मुआहदे भी हमारे साथ हैं और चूना भी हमें ही लगा दिया गया है। हल्का बंदियों पर हमारे साथ क्या क्या हाथ किया गया है। एतमाद का वोट लेने अब अगर आओगे तो हम पूछेंगे कि हम आपको भैया एतमाद का वोट क्यों दें। नाज़रीन, जहां सियासी जमातों के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर इल्ज़ाम तराशी जारी है, वहीं मुल्क में इलेक्शन की शफाफियत पर नज़र रखने वाले इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फैफिन का मानना है कि आम इंतखाबात से पहले सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तनाज़ात ये खुशाइन नहीं हैं।
पाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम का बायस नहीं बनते, जमहूरियत का अमल कमज़ोर होता रहेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत कराची में सियासी दर्जा हरारत कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा करती है, MQM को कैसे राम किया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ खाना पूरी करने के लिए थे या वाकई अवाम के मसाइल हल करने के लिए ये किए गए हैं। मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये कब अदराक हुआ कि MQM के साथ हाथ हो गया है, और अब अगर एतमाद का वोट मांगने आएंगे आप लोगों से तो आप बड़े सवाल पूछेंगे उनसे? ये तो हल्का बंदियों में जब बड़े पैमाने पर कबल इंतखाब धांधली हो गई ना, तो ये तो अंदाजा हो गया था जब मैंने और PSP के रहनुमाओं ने अभी MQM पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था। वो तो हम उसी वक्त समझ गए थे। हाँ। लेकिन अब MQM की मजबूरी थी कि वो इस इत्तेहाद में गुज़िश्ता मार्च से चली गई, और जिन्होंने हमारे साथ हाथ किया उसमें पीपल्स पार्टी बाकायदा एक फरीक है, दूसरा फरीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने इंसाफ देने से इनकार किया। सिंध हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ सिंपथाइज किया, हमदर्दी से कहा कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों आपको इंसाफ दे, आप वहां पर जाइए। लेकिन जब हम दोनों के पास गए, पीपल्स पार्टी ने आखिर में एक लॉलीपॉप जरूर दी, लेकिन ऑर्डिनेंस नहीं निकाला। 10(1) का नोटिफिकेशन हल्का बंदियों का खत्म किया, इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन में बार बार ताखीर हो रही, तो 1.25 साल की ताखीर तो इलेक्शन कमीशन ने की। वसीम अख्तर साहब जब रुखसत हुए थे तो अगस्त 2020 था, तो फिर हल्का बंदियां नवंबर 2021 में क्यों शुरू हुई? उसी वक्त कर देते। तो असल ताखीर अगर आप उस वक्त होते तो आप इस इत्तेहाद में जाने की मुखालिफत करते डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल मुखालफत करता। पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा जो हुआ उसकी मुखालफत करता, और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पूरी PDM और सारी ऑपोजिशन को एक साथ लपेटते। और अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत उनकी है, अगर वो आपके मसले हल नहीं करेगी, तो हम आईनी कोई रास्ता निकाल के वो सारे इख्तियारात जो आपके मसाइल से मुताल्लिक है, वो वफाक उन इख्तियारात को लेकर सूबे से हम वो मसाइल हल करते। मैं उसमें साथ में ये शक लगवाता अगर करना है, और जामीन के तौर पे नहीं लेता शहबाज शरीफ फजलुर रहमान को, मैं उनको भी उसी मायदे में। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, इनके अलावा भी कोई जामिन था? नहीं, आसिफ जरदारी तो फरीक है ना, वो तो उन्होंने तो माहिदा एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट नहीं साइन किया, एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ। जबकि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान जामिन है, और भी हैं दूसरी जो पार्टियां थी वो भी जामिन है। एस्टेब्लिशमेंट भी जामिन थी जी, एस्टेब्लिशमेंट भी जामिन थी। देखें, अब ये तो खालिद भाई बता सकते हैं कि उनका क्या रोल था नहीं था। मैं तो 2 सालों से लगा हुआ था सबको छोड़ने में। अल्लाह का शुक्र है कि दीवार पे जो कुछ लिखा हुआ कई एक अरसे से था कि हमारी तकसीम से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, इस शहर के नौजवानों का नुकसान नहीं, रोजगार का हमारे कोटे हमारे चले गए, हमारे मैट्रिक किए बच्चे हमारे डोमिसाइल में उन्हें नहीं मिलता। कोई भी कहीं से अंदरूनी सिंध से आ जाए, मुल्क अभी इसमें इत्तेहाद में रहने की मजबूरी क्या है? आपने खालिद भाई से पूछा होगा। नहीं, मेरे ख्याल में अब कोई मजबूरी उसूलन नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब इलेक्शन मोड नजर आ रहा है। पंजाब असेंबली और जो है वो KP की असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है ना, खत्म हो गई है। अब क्या उनके अलग इलेक्शन कराएंगे, कौमी अलग कराएंगे? इस वक्त मुझे लगता है कि हर आला सतह पे सोचो विचार हो रहा है। MQM क्या सोचती है? MQM की सफ़ों में क्या राय है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात होने चाहिए, या जिस तरह पंजाब में अलग हो जाए, KP में अलग हो जाए, कौमी असम्बली में देखी जाएगी जब हुकूमत चाहेगी? क्या आप लोग भी ये चाहते हैं? शायद PMLN को भी नुकसान हो, शायद मौलाना फजलुर रहमान को भी नुकसान हो। कराची में बहरहाल PTI को बाकी लोगों ने मिलकर काफी काबू किया है, ठीक है ना। तो हमारा एक्चुअली PTI, MQM और जमात इस्लामी का वोट आपस में तकसीम हुआ है हमारे अपने जिलों में जहाँ हमारे वोटर हैं। तो ज्यादा वोटर और ज्यादा आबादी पर कम सीटें हैं। पीपल्स पार्टी का जहाँ वोटर और आबादी है वहाँ कम आबादी पर कम वोटर पर ज्यादा सीटें। ये सारा मसला, असल इशू, असल झगड़ा ये है। तो आप अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को, तो आप लोग साथ देंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ ये बताएं कि पाकिस्तान बनाना हो, बचाना हो, मशरकी पाकिस्तान हो, क़याम पाकिस्तान से पहले की कुर्बानियाँ, जद्दोजहद, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, 4000 अरब रुपए का सालाना टैक्स जो 60-70% मुल्क के कौमी खजाने का रेवेन्यू बनता है, उसके बाद भी मतलब ये कि फिर
इस शहर को 40 अरब की खैरात मिले, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 600 अरब सालाना मिलते हैं, उनका रुपया 2 गुना ये बढ़ा है। मसाइल तो बहुत बड़े हैं, ये मुतालिबात भी बहुत बड़े, ये सवाल भी बहुत ज्यादा है। एतमाद का वोट लेने के लिए तो जाहिर है कुछ दिन होंगे, वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे, तो ये मसाइल 2-4 दिनों में तो हल हो नहीं सकते। आप लोग करेंगे क्या? नहीं शाजिद जीशान बताए ना, K4 ये 10 महीने में शुरू कर सकते थे ना। शहबाज शरीफ, जरदारी साहब आके, बिलाल भुट्टो बैठते कराची में, वजीर आला के साथ बैठते, वजीर आजम बैठते, तो ये मंसूबे तो आसानी के साथ शुरू किए जाते। K4 65 करोड़ गैलन इजाफी कामयाब पानी। फिर उसके बाद आपने कोई पीपल्स पार्टी के साथ पहली बार तो इत्तेहाद नहीं किया, पहले भी तो आप इनके इत्तेहाद ही रहे हैं ना, तो हर बार इत्तेहाद में यही मसाइल होते हैं आप लोगों की, कोई पहली दफा तो मसाइल हो नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि एक MKM अकेली, जमात इस्लामी अकेली, चाहे उनका मेयर आ जाए ना आए, PTI के साथ मिलकर लाए, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की है और वफाक में PMLN है और पीपल्स पार्टी और PMLN साथ है, तो बहुत मुश्किल है कि कराची को कोई खातिर में लाएगा या कराची जो है वो कौमी सतह पे अहमियत इख्तियार करेगा। कौम कराची के किरदार को अगर कम करेंगे, यहाँ अदम इस्तेहकाम होगा। इसीलिए हमने यकजहती की MKM में, तो वहाँ पूरा मुल्क गैर मुस्तहकम। MKM चाहती है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो, राइट? मैं कम अज कम ये चाहता हूँ और पूरे मुल्क में एक हो। अब आप उस पूरी MKM का हिस्सा है ना? और KP के असेंबली में अभी हो जाए और कौमी और सिंध उसमें बाद में, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के इस इत्तेहाद के बाद आपको लगता है कि आप लोग ज्यादा सीटें इस बार ले जाएंगे? मैं आपको यकीन दिला दे कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने 85 में बॉयकॉट किया था, 88 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, धूम धड़क के साथ। हमने 2001 में बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया, 2005 में मुस्तफा कमाल जैसा हमने बहुत ही मुतहर्रिक और फाल किस्म का मेयर कराची को दिया। तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद भी हमारे जुड़ने का, हमारी यकजहती का अमल लोगों में ऐसी करंट और एक ऐसी एनर्जी पैदा कर रहा है कि इंशाल्लाह ताला आप अगले इंतखाबात अगर 6 माह हमें मिलेंगे तो भी ठीक है, और 3 माह बाद भी होते हैं तो हम इंशाल्लाह। लोगों को राजी कर दिया है कि जो हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बातें की थी, इल्जामात लगाए थे, भूल जाए उनको, बस आगे बढ़े, भूल जाए। मेरे ख्याल में, मैं अल्लाह का शुक्र, इस मामले में अल्लाह ने मुझे बड़ी मैच्योरिटी दी है, शायद बचपन से दी है, तो मैंने तो हमेशा इत्तेदाल और एहतियात से काम किया। मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की, और लिमिट क्रॉस करके आपके लोग आपसे पूछते नहीं है कि मुस्तफा कमाल जिन लोगों पे इल्जामात लगाते थे, उन्हीं लोगों के साथ आप लोग आपस में अब मिल बैठ गए हैं, तो लोग सवाल नहीं पूछते? उनका एक साथ खड़े हो जाना, यहाँ आ जाना, खुद इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया, एतराफ़ किया, अदराक किया और रियलाइज किया, और अब उन्हें मैच्योर हो जाना चाहिए। अब ये आखिरी ट्रेन जो है वो स्टेशन पर लगी है, इसके बाद ट्रेन नहीं लगेगी, और कराची को एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे सियासी नौजवानों का अमल चाहिए, जो कि इंशाल्लाह MKM देगी। PTI ने भी तब्दीली की बात की, नौजवानों की बात की, लेकिन उन्होंने नौजवानों को न असेंबलियों में भेजा, ना उन्होंने ऐवानों में भेजा, और वही मेरी उम्र के जो है वो सारे लोगों को भेज दिया उन्होंने, हमें नौजवानों को भेजना। बहुत शुक्रिया। MKM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्की मईशत की उलझी हुई डोर का कोई सिरा अभी तक हुकूमत के हाथ नहीं आ सका है। ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली सी बेहतरी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 25 करोड़ 80 लाख डॉलर के मामूली इजाफे के बाद 4 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल बदस्तूर हम ये कह सकते हैं कि अलार्मिंग ही है, क्योंकि मौजूदा ज़खायर से सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात हो सकती हैं। और करेंसी डीलर्स का ये मानना है कि कौमी बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर करने के लिए मार्केट से डॉलर ख़रीद रहा है। दूसरी तरफ IMF को राम करने की कोशिशों में है कि किसी तरह मुल्क में मज़ीद डॉलर्स आ जाएं, IMF से हमें पैसे मिल जाएं ताकि ज़ाहिर है कारोबारी ज़िंदगी चल सके। लेकिन IMF जो है ये अपनी सख्त शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस के ज़रिए IMF को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भेजी गई है कि आप अपना जायज़ा जो मिशन है या आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद भेजें, ताकि 7 अरब डॉलर्स के मालियत के तौसीफ़ फ़ंड्स के जो मामला है, इस पर जो डेडलॉक है, इसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत को अब यह दराक हो गया है कि अब फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम को बहाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा है। ये वही हुकूमत है जो एक अरसे तक इकॉनमी के बहरान को इमरान खान की हुकूमत पर डालती आई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने भी
ग्रांट, डिपॉजिट और सरमायाकारी सबको मौशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने एक बयान दिया कि पहले तो किसी शर्त के बगैर पैसे दे दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का अब जो तरीक़ाकार है ये बदल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद जारी रहेगी, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मौशी इस्लाहात करें। इस बयान के बाद हुकूमती हलके मज़ीद परेशान हो गए हैं कि अब कैसे मामलात सही होंगे। अब बात बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है कि हुकूमत कारोबारी अफराद से भी अब अपील कर रही है कि वो डॉलर्स छुपाने के बजाय मार्केट में ले आएँ और इसको इन्वेस्ट करें। उधर बरामदात में मुसलसल कमी भी हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि दिसंबर 2022 में टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में 16% कमी हुई है। बरामदात का हदफ पूरा हो नहीं रहा है, इससे भी हुकूमत टेंशन में है। डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज ना खोलने से मार्केट का ज़ाहिर एक बैलेंस ख़राब हो रहा है। मकामी जो बैंक हैं उन्होंने ऑयल कंपनीज़ की पेट्रोल इंपोर्ट एलसीज खोलने से भी इनकार कर दिया है, और फिर एलसीज ना खुलने से फरवरी के आगाज़ में पेट्रोल की क़िल्लत का भी ख़दशा पैदा हो रहा है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है कैसे ये जो मुआशी बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करेंगे। डार साहब का कोई जादू क्यों नहीं चल रहा है। एक जारी जो एक सियासी हंगामा खेज़ी है ये मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्यों नए इंतखाबात की तरफ जाकर नई हुकूमत जो भी आए वो IMF के साथ मामलात को डील करे, इस तरफ क्यों सोचा नहीं जा रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, डॉलर 229 रेट पर चला गया है, इंटर बैंक में और रेट है, ओपन मार्केट में और रेट है। आप डॉक्टर वकार मसूद जो है वो लगभग तमाम ही हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो आए हैं, उनको भी अब इस टीम का हिस्सा बना लिया गया है, वो मामलात को खुद संभाल देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक IMF से मामलात आपके सीधे नहीं होंगे, IMF से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना तो कोई दूसरा मुल्क आपको पैसे देगा, ना ही आपकी जो बिगड़ती हुई मईशत है इसको कोई संभाला मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि जो कुछ पिछले 11 महीने में मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह किया गया है वो एक गठजोड़ का नतीजा है जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये गठजोड़ हुआ है पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदानों और बैरूनी अशराफिया का। अब आप देखेंगे कि तबाही बर्बादी के बाद 23 जनवरी को अमरीकी वफ्द यहाँ आएगा, वो आपसे डू मोर का मुतालबा करेंगे। उसी वक्त में जो है IMF का ये वक्त आएगा और ये मामला तय हो जाएंगे। ये दानिस्ता तरीके से एक तबाही अमेरिका को हमसे अब क्या चाहिए, क्या डू मोर करें अमेरिका के लिए? जनाब अली, आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आ चुकी है। खतरा यह कि ये दहशतगर्दी की लहर कुछ दूसरी तंजीमें मगरिब तक भी ले जा सकती हैं। तो अब वो नई लहर को जिसको वो खुद फरोग दे रहे हैं दहशतगर्दी। मैंने तो 9/11 के बाद जो किताब लिखी थी उसमें यही लिखा था कि वॉर एंड टेरर का मकसद था दहशतगर्दी को फरोग देना, वो कामयाबी से हासिल कर लिया। अब उसके फेस 2 में वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई है और कम से कम 2 पड़ोसी ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये डू मोर का जो खेल है, तो 23 जनवरी को यहाँ आएंगे, उनका वफ्द आएगा, वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, डू मोर का मुतालबा करेगा और पहले से तय है कि IMF हमें कर्जा देगा, डिफॉल्ट की नौबत नहीं आएगी, हम उनकी तमाम शराइत मानेंगे। लेकिन ताखीर इसलिए की गई जिससे मईशत को तबाह हुआ। वो ताखीर इसलिए की गई कि जो आप मिनी बजट एक और लाना चाह रहे हैं उसका कोई जवाब तो हो। अब कहा जाएगा कि मईशत तो तबाह थी, हम डिफॉल्ट पे जा रहे थे, हुकूमत कह रही दिवालिया। नहीं, अगर ये मामलात हुकूमत अक्टूबर में ही IMF के साथ डील कर लेती है, IMF की शराइत जो अब माननी है इन्होंने और मजबूर होकर माननी है, डूमोर के मुतालबे पर वहाँ से ब्लैकमेल होकर आपने माननी है, ये अगर आपने अक्टूबर में मानी होती तो ये 4-6 महीनों में इतना नुकसान तो ना होता। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि दस्तावेजी सबूत हैं कि जानबूझ के ये खेल किया गया है, इसलिए कि मसला सिर्फ ये नहीं था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मामला तय हो सकते थे, मगर नहीं किए, क्योंकि उसके बाद एक और देखिए मुतवाजी मार्केट आई है। मैं बताऊं अब खेल क्या हुआ है पाकिस्तान। अभी तो 239 का रेट है, एक और मुतवाजी मार्केट है जो 75 साल में कभी नहीं थी, वो है, उसका रेट है 260-265। अब जो IMF का पहला मुतालबा होगा वो ये होगा कि आप रुपए की कदर को मजीद आज़ाद छोड़ दें। उधर स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है कि सपोर्ट कर सके, उन्होंने बेस बना लिया कि ये 260 तो आपके यहाँ है एक रेट, मुतवाजी रेट,
वो तबाही होगी कि 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट से। मैं उसी तरफ आपको इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ है, वरना ये अक्टूबर में कर सकते थे। मोटी मोटी शराइत जरा एक दफा फिर हमें बता दें कि डू मोर के साथ हमें IMF की ऐसी क्या शराइत माननी पड़ेंगी इकोनॉमिकली जो मजीद जो है ना वो इस चुंगल में फंसते चले जाएंगे? आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, किस किस सेक्टर में पड़ेगा? जी वही मैं कह रहा था, डू मोर तो अमेरिका का होगा वॉर ऑन टेरर में। ये अब जो कहेंगे ये कहेंगे कि पहले तो आप रुपए की कदर को आज़ाद छोड़ दें। यानी अगर हम डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 200 पर होना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन हमने 177 था फरवरी में, अब हम उसको लेके आ गए 229 पर। लेकिन एक मुतवाज़ी मार्केट क्रिएट की गई सट्टेबाजी करके और यहाँ से डॉलर को स्मगल करके। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, स्टेट बैंक ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे बॉर्डर पे जो लोग हैं उन्होंने भी नहीं रोका, स्मगलिंग जारी है, उससे वो 260 नहीं। और अब मिन्नतें करने पे आ गए हैं कारोबारी लोगों से कि प्लीज अपने अल्लाह के वास्ते अपने डॉलर मार्केट में ले आए आप। तो आप जरूर करें, लेकिन अगर बॉर्डर से रोक लें तो पैसा जाना रुक जाएगा, तो पहले ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करना चाहते, मैं वही अर्ज कर रहा था। देखिए बात क्या है, अब खेल क्या है, इस वक्त ये सूरत हाल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। IMF से आपको किस्त मिल जाएगी, दोस्त ममालिक से आपको पैसे मिल जाएंगे, जनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद आपको जो 8.8 अरब डॉलर के किस्तों में मिलने वो मिलने शुरू हो जाएंगे, नए कर्जे मिलेंगे। फिर भी आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, सिर्फ बहरान कुछ अरसे के लिए टलेगा। यानी पाकिस्तान को फंसा दिया गया है, और मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं कि पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं वो बेचैन रही हैं कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें। और लोगों को ताज्जुब होगा, मेरे पास दस्तावेजी सबूत है कि IMF नहीं चाहता कि हम उसके चुंगल से बाहर निकलें। एक वक्त था IMF से दरख्वास्त कर रहा था कि आप हमें कर्जे की दरख्वास्त दें तो हम मंजूर करेंगे। एक वक्त था कि IMF, अमेरिका हमसे कह रहा था तहरीरी तौर पर कि IMF से कर्जा लें, और हमें मजबूर किया गया। तो ये साजिश है कि IMF के तहत वो हमारी मईशत को तबाह करते हैं। हुकूमतें इसलिए खुश होती हैं कि उसकी शराइत की आड़ में वो इस्लाहात करने के बजाय आवाम पे बोझ डाल के कहते हैं ये हो गया। अब मैं एक हल पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आलोकात उठाए। अब ये सब इंतखाब ये सब बेकार की बातें हैं। अगर बल्दियाती इंतखाब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या उस इंतखाब के बाद जो हुकूमत आएगी तो जो हारेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे? पाकिस्तान का मसला नंबर 2 है। ये माशी जो हमारा जो मसला है इंतखाबात और माशी ये जो सियासी इस्तेकाम, ये नंबर 2 है। असल मसला ये है कि 25 साल से तमाम हुकूमतों ने जो वायदे कौम से किए, स्ट्रक्चर जो उनके मंशूर में 3 बड़ी पार्टियों का कह रहा हूँ, अगर उसके 3 नुकात से उठा लें, तीनों पार्टियों के जो मुश्तरका मफाद है, ये वाहिद हल है पाकिस्तान को खुदकशी से बचाने का, इज्तिमाई खुदकशी से। वो ये अगले हफ्ते एक हमारी मीटिंग बुलाई जाए कौमी सलामती कमेटी, जिसमें हुकूमत हो, तमाम फौज के नुमाइंदे हों, और वो तमाम पार्टियां जिसकी कौमी असम्बली में एक से ज़्यादा नशिस्त है उनको पाबंद किया जाए, वो तशरीफ़ लाएँ। तीनों पार्टियों को बताया जाए कि आपके इंतखाबी मंशूर में ये लिखा है, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, GST को कम किया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाएगा, और तवानाई के शुबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगर ये कर लें तो पाकिस्तान की मईशत 6 महीने में बेहतर हो जाएगी। आप एक हलफनामा बनाएं, इस कमेटी में कोई डिस्कशन नहीं होगा, उनसे कहें ये आपके तीनों पार्टियों के मंशूर हैं, ये हम हलफनामे में लिख रहे हैं, आप मेहरबानी करके इस पर दस्तखत कर दें। उसके बाद एक कानून बनाया जाए। उसके बाद जब भी इलेक्शन हो, जो इलेक्शन फॉर्म है, इंतखाबी फॉर्म, उसमें जो कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से आ रहा है वो उस हलफनामे पे दस्तखत करे कि मैंने ये इस्लाहत करनी है, अगर ये हमारे नहीं करते तो हमारा मैंडेट खत्म। ये वाहिद तरीका है, क्योंकि 25 साल से हम वायदे कर रहे हैं लोगों इस हुकूमत के दौर में 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा चुके हैं IMF के। अभी जो कह रहे हैं GST बढ़ेगी या लेवी की मद में ये महंगाई हमारी होने वाली है, GST बढ़ाएंगे या लेवी की मद में ये बम गिराएंगे? देखिए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगा, GST बढ़ेगा, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, रुपए की कदर गिराई जाएगी। ये तमाम चीज़, और शायद ये भी कहेंगे कि आप रुपए की कदर के साथ आप डिस्काउंट रेट को भी बढ़ा दें जो पहले ही 16% है। ये तबाही का नुस्खा मैं आपको सब बता दूं, चूंकि आप आवाम की बात की थी। मेरे मुल्क का इस वक्त रेट है महंगाई 24.5%, भारत का 6%। क्या कोई जवाब देगा कि अगर भारत में 6% है तो मेरे मुल्क में 24.5 क्यों है? देखिए ना, नजर आ रहा है कि अशराफिया का क्षेत्र है। और ये मैं बता दूं, जब IMF का प्रोग्राम हम करेंगे जो हो चुका है, सारे मामला तय है, मैं आपको बता रहा हूं, ये गठजोड़ है। तो ये 35% तो ये जब तक IMF से मामलात नहीं होंगे तो फिर LCs जो नहीं बंद है ये भी नहीं खुलेंगी ना, तब तक तो नहीं खुलेंगी। 23 जनवरी को अमेरिकी वफ्द यहाँ आ रहा है, सब खेल हो चुका है, ये पहले से तयशुदा खेल था, गिराया गया है। अवाम पर टैक्सेस लगाने का, रुपए की कदर गिराने का, बिजली के नर्ख बढ़ाने का जवाब पैदा किया गया, और इस तरह इतना तबाह कर दिया गया है कि IMF की किस्त मिलने के बाद
दोस्त मिलने के बाद भी बुहरान खत्म होगा, मईशत ठीक नहीं होगी और अगली हुकूमत फिर आएगी। जाहिर है कुछ रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, कुछ हमारे पे थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, हम अपनी जो पेमेंट्स है वो कर सकेंगे, कुछ बैलेंस कुछ हद तक हो जाएगा, मुकम्मल तो नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब ने जो अपनी पॉलिसी में बदलाव लेकर आए हैं कि ये अब गैर मशरूत तौर पर पैसे ग्रांट्स जारी नहीं करेंगे, इसके पीछे आपको लगता है क्या वजह हो सकती है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि माजी में तो उन्होंने ग्रांट दी थी कि हमने आपको $1.5 अरब का तोहफा दिया नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये जो आपने वापस नहीं करना है वो वापस नहीं लेते। अब वो ये कह रहे हैं हम जो सूद पे डिपॉजिट रखेंगे जैसे बैंकों में रखते हैं, तब भी हम शर्त आयद करेंगे। बहुत बड़ा फर्क है, पहले तो ग्रांट देते थे जो आप वापस नहीं करते थे, अब वो सूद पे कर्जा देने के बाद वही कह रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है, जो IMF कह रहा है, जी आप इस्लाहात करें। लेकिन इस्लाहात का मतलब ये क्या होता है, आवाम पे ऊपर टैक्सों का बोझ डालें। ये कोई नहीं कह रहा कि आप टैक्सों की चोरी रोकें, ये कोई नहीं कह रहा कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं, कोई नहीं कह रहा कि मालदार तबकों पर टैक्स लगाएं, ये नहीं कहा जा रहा। इस्लाहात करने का मतलब ये होता है कि आप आवाम पे टैक्सों का बोझ डाल दें, GST का जैसे आपने कहा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते चले जाएं। 35% महंगाई होने वाली है इसी IMF के प्रोग्राम के नतीजे में, जो आपने ताखिर दानिस्ता की ताकि जवाब पैदा किया जा सके, ये पूरा एक गठजोड़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये हलफनामा नहीं लिया तो ये इस्लाहात कभी भी नहीं होंगी और हमारे जौहरी प्रोग्राम को भी खतरा होगा। 22 करोड़ आवाम की जिंदगी अजीरन हो जाएंगी और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि बेचैन रही हैं 23 हुकूमतें, वो IMF से कर्जा लें और आइंदा भी बेचैन रहेंगी और IMF हमें बच के निकलने नहीं देगा। अमेरिका मजबूर करेगा कि IMF के पास कर्जे जाएं। ये एक गठजोड़ है, उसका वाहिद बचने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कराए जाए, खतरात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मेरे माहिर मौशत, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।